हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं आपको ज्योग्राफी सीरीज कंप्लीट कराने जा रही हूँ। अभी तक हमने 10th तक की ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 कवर करने जा रहे हैं। तो अभी 4 चैप्टर का मैंने कल फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करवाया था। ये है हमारा सेकेंड लेक्चर, जहाँ से हमने प्रीवियस क्लास में ड्रॉप किया था, वहीं से स्टार्ट करेंगे आघात फसले से। ठीक है प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वह जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में शिक्षा विद आशा में। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रबड़ के बारे में। ठीक है, रबड़ रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपास क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो रबड़ है वो किस ऋतु में उगाई जाती है, तो उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम्र और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता इसमें होती है। और रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल माना जाता है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। सन 2012 और 13 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि रबड़ उगाने में भारत कौन से स्थान पर है, तो ये हमारा चौथे स्थान पर है। क्रियाकलाप, उन वस्तुओं की सूची बनाएं जो रबड़ से बनी होती है। आपको ऐसी वस्तुओं के नाम बनाना है जिसमें रबड़ का उपयोग होता है और हम इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। रेशेदार फसलें क्या है? कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें होती हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है। चौथा रेशम के कीट कॉनून से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और साथ में ही इसमें आपको दे रखा है कि प्राकृतिक रबड़ का उपयोग कौन कौन से देशों में कितने परसेंट होता है। तो है 62% मोटर गाड़ी ट्यूब बनाने में, अन्य में 4.7, गद्देदार वस्तु बनाने में 4.4, रबड़ के फोम बनाने में 4%, रबड़ की नली और पेटी बनाने में 4.6%, जूट और चप्पल बनाने में 6.6%, ऊंट काठी बनाने में, ऊंट की जो काठी होती है वो बनाने में 4.6% लगता है, 9.2 साइकिल टायर और ट्यूब बनाने में। इससे आपको अंदाजा ही हो गया होगा कि हमारा देश इसलिए रबड़ के स्थान पर 4 स्थान पर काउंट होता है। जो मलबर पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीटों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। तो 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेशम उत्पादन किसे कहते हैं, तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। कपास क्या है? अब हम पढ़ेंगे कपास के बारे में। भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत विश्व में 3 स्थान पर है। कपास के लिए हमारा भारत 3रा स्थान प्राप्त किया है। दक्कन पठार के शुष्क तर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती। इस प्रकार फसलें उगाने के लिए उच्च तापमान की हल्की वर्षा, सिंचाई और 210 पाली हरित दिन खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों जूट के बारे में। जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। तो आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि सुनहरा रेशे के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसका नाम है जूट। जूट की फसलें बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाले कर्नाटक उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती हैं, जहां पर हर वर्ष बाढ़ से आई गई मिट्टी जमा होती है। इसके बढ़ने के समय में इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। और पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय जूट के मुख्य राज्य हैं। यहाँ पर जूट देखने को आपको मिलेगा इन राज्यों में। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे आदि वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों पैकिंग सामग्री, विशेषकर लाइनों की कीमत
कम होने के कारण बाजार में इसकी मात्रा बहुत कम होती जा रही है। अब हम पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसे कि पहले बताया गया कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु उद्योग और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के उपयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो गया है और इसकी गति मंद होती जा रही है, इसकी कमी बहुत कम होती जा रही है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी करने के लिए मानसून भूमि पर ही और उर्वरता पर ही डिपेंड रहता है, मतलब निर्भर रहता है। बढ़ती हुई जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि 60% से ज्यादा, जो 60% है उससे भी ज्यादा अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकों एवं संस्थागत सुधार लाने के लिए आवश्यक। इसमें स्वतंत्रता के पश्चात देश में स्थानांतरित सुधार के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता, जमींदारी आदि समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य है कि भूमि का सुधारना पंचवर्षीय योजना में शामिल है। भूमि पर पुश्तैनिक अधिकार के कारण ये टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी अनिवार्य हो गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, भूमि सुधार के कानून तो बहुत बने, परंतु इनके लोगों लागू किए में ढील दे दी कि भूमि की सुधारने के लिए काफ़ी कानून तो बनाए गए, पर इसको लागू करने में काफ़ी ढील दे दी गई। 1960-1970 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की है। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषियों के लिए कुछ रणनीति आरंभ की है, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया है। इसलिए 1990 के दशक के व्यापार भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो कि संस्था तकनीकी सुधार पर आधारित होता है। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं कि बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करना, बैंकों, सहकारी समिति और बैंकों की स्थापना इसमें सम्मिलित है। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PAIS की शुरुआत की। उसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के मौसम की जानकारी के लिए बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किया गया। किसानों को भी बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य, जो कम सहायता वाली प्रणाली, बिना इंटरेस्ट के पैसे प्रोवाइड करवाए, फसलों की लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार की घोषणा की, जो भी फसल उगाएंगे वो सरकार खरीदेगी। अब हम पढ़ेंगे भूमि ग्राम दान क्या होता है। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। जो उत्तराधारी बनेगा वो कौन बनेगा? हमारा विनोबा भावे। उनकी गांधी की ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के गांव में पोचपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीण ने उससे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी और विनोबा भावे ने उसे तुरंत देने का वादा तो नहीं किया, परंतु उनके आश्वासन दिया कि वे उन्हें सहकारी खेती करें और भारत सरकार से कुछ काम करने के लिए जमीन मुआवजा करवाएं। अचानक ही रामचंद्र रेड्डी उठ गए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि प्रदान की। इसे भूदान के नाम से जाना जाता है। बाद में विनोबा भावे ने यात्राओं की और अपना ये पूरा विचार भारत में फैला दिया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांव के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव को पेशकश भी किया। ग्रामदान, इसे ग्रामदान कहते हैं। परंतु कुछ जमींदारों ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूमिदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। तो एक मार्क्स में पूछ सकते हैं कि रक्तहीन क्रांति में कौन कौन लोग शामिल थे तथा इसका अन्य नाम क्या था। ठीक है, कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार उत्पादन में योगदान किस प्रकार हुआ, तो आइए देखते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात
1951 में लगातार घटने के कारण 2010-11 देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार की आजीविका का साधन बन गया। कृषि का एक सकल घरेलू उत्पादन में घटता अंश गंभीरता का चिंता बनता गया था। मतलब बिल्कुल ये घटते हुए साइंस में चलता रहा, परंतु कृषि में भी किसी भी प्रकार की गिरावट, प्रतिरोध, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएं जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ थे। कृषि के महत्व में समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए। भारतीय सुधार में के लिए भारतीय अनुसंधान और परिषद व कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन की केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान, मौसम के पूर्वानुसार के क्षेत्र में संसाधन विकास की वरीयता दी गई। और क्रियाकलाप क्या बता रहा है, ज्ञात कर कि भारतीय किसान ने अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है। क्या इसका मुख्य कारण कोई बता सकता है। तालिका 4.1 में स्पष्ट है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं थे। ठीक है, और कृषि में विकास दर कम हो रहा है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा की एक बड़ी चुनौती समझा गया। और इसमें बताया गया है कि कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है कि रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने से उत्पादन लगातार बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात पर घटने से देश में भी हानिकारक हो रही है। ठीक है, अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा तो उसके कारण हमारा पूंजी जो निवेश किया गया था पैसा, वो भी खराब हो जाएगा। कृषि में निवेश कम रहे जिसके कारण कृषि में रोजगार घटते जा रहे हैं। देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। किसान अनेक समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनको बहुत संकट का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि घट रही है। ठीक है, जब भूमि नहीं होगी तो कृषि अपना ये पैसे कहाँ पे लगाएंगे, फल कहाँ और सब्जियाँ कृषि कहाँ पे करें, जिसके कारण को सुसाइड का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य सुरक्षा, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि भोजन एक आधारभूत आवश्यकता होती है कि हर एक मनुष्य के लिए भोजन की हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरत होती है, और देश के प्रति नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण हो स्तर प्रदान करे, कि हमारे बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट भोजन हो वो सब कुछ चीज़ें प्रदान करें। हमारी जनसंख्या के किसी भी भाग को यह उपलब्ध नहीं होता है। जो वो खंड हमारी जनसंख्या जितनी भी है, काफ़ी लोगों को न्यूनतम पोषण भी प्राप्त नहीं होता। वो खाद्य सुरक्षा से वंचित होते हैं, इनको खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाता। हमारे देश के कुछ प्रदेशों, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्य जहाँ अधिक निर्धनता व्याप्त होती है, वहाँ पर उन लोगों का अनुपात अधिक होता है जिन्हें हम खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। देश के सुदूर क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा और निश्चित खाद्य आपूर्ति, मतलब खाद्य की खाने की चीज़ों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती, उसका अधिक सामना करना पड़ता है। समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की संरचना की है। इसके 2 घटक हैं, तो आइए उन घटकों के बारे में जानते हैं। तो पहला उसे कहते हैं बफर स्टॉक, सेकंड है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे PDS कहा जाता है। तो आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बफर स्टॉक या PDF की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आइए जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ अन्य आवश्यकता वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं, मतलब कम रेट पर जो गरीब लोग हैं वो भी उसको खरीद सकते हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों की खाद्यान्नों की उपलब्ध को सुनिश्चित कराना है, कि जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं, न्यूनतम पोषण वाली चीज़ें होती हैं, उनको सस्ती कम दरों पर उसे मिल सके। इससे निर्धन भोजन, जिनके पास धन नहीं होता, कम धन होता है, वो भी इसे खरीद सकते हैं। इस नीति का केंद्र कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में, भंडारों के बनाए रखने के लिए, चावल गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए इसका समर्थन मूल्य को निर्धारित करना होता है। खाद्यों की अधिक प्राप्ति और भंडार की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI करती है, जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। तो बच्चों आपको याद रखना है
कि भारतीय खाद्य नियम जिसे FCI कहते हैं, सरकार के घोषित न्यूनतम समर्थन मतलब कम समर्थन मूल्यों पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है। ठीक है, जो लोग कृषि करते हैं उनसे वो खरीदती हैं। सरकार उर्वरक, ऊर्जा और जैसे कृषि निवेशों पर सहायकी सब्सिडीज उपलब्ध कराते हैं। अब इन सहायकों का बोझ उठाना असहनीय होता जा रहा है। इन दुर्लभता निवेशों के बड़े पैमानों पर दुरुपयोग भी हो रहा है। जल उर्वरक से अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से जल क्रांतियाँ, लवणीय, सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी देखने को मिल रही तथा ये बहुत सारी समस्या बढ़ती जा रही है। ऊंचाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य, निवेशों में सहायकी की FCI द्वारा शर्ती खरीद से शास्त्रीय प्रारूप को बिगाड़ दिया है कि जो सरकार कहती है कि तुम कृषि ये करो, खेती करो, इसके हम इतने रुपए देंगे, तो कृषि को उनको बेचना ही पड़ता है अपने मूल्य के लिए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें मिलता है उसके लिए गेहूं, चावल की अधिक फसलें उगाई जा रही है। अलग स्टेट में अलग अलग फसलें उगाई जा रही है। पंजाब और हरियाणा इसके अग्रणी उदाहरण होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये उपभोक्ता को 2 वर्गों में बांटा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं उपभोक्ता को कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो उपभोक्ता को हम 2 वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन से? गरीबी रेखा से नीचे से बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। BPL कार्ड के बारे में आपने सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। सेकेंड है हमारा गरीबी रेखा से ऊपर जिसे अबव पॉवर्टी लाइन कहते हैं और APL इसकी ऑब्जर्वेशन है। इसे प्राकृतिक वर्ग के लिए कीमतें अलग अलग होती है, परंतु यह वर्गीय पूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें अनेक हकदार गरीबी लोग BPL वर्ग से बाहर हो गए हैं। कई APL श्रेणी के लोग एक फसल खराब होने से भी BPL श्रेणी में आ जाते हैं। प्राशनीय दृष्टि से ऐसे परिवर्तन समायोजित करना कठिन हो जाता है कि कौन BPL कौन APL श्रेणी में आता है। तो कई लोग तो ऐसे ही BPL का कार्ड बना लेते हैं। यदि सरकार उपयुक्त कृषि अवसंरचनाएं, ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराती रहेगी तो नई प्रौद्योगिकी के रूप को बढ़ावा देती रहेगी, तो प्रत्येक जिले ब्लॉक को खाद्यान्न की पैदावार में आत्मनिर्भर बना देना चाहिए। केवल गेहूं, चावल पर ध्यान देने की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगने वाली खाद्य की फसलें को बढ़ावा देना चाहिए और जिसमें वृद्धि की बेहतर संभावना हो। सिंचाई सुविधा और विद्युत उपलब्ध कराने जैसे आवश्यक अवसंरचनाएं को बढ़ावा देने से कृषि में भी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलना चाहिए कि सरकार फसल उगाने के लिए उनको पूंजी प्रोवाइड करे ताकि वो अच्छी फसल उगा सके और उनको भी प्रॉफिट मिल सके। सत्य पोषणीय आधार पर खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो सके। अनाजों के व्यापार को बंधन से मुक्ति से भारी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी मिटाई जा सके। धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि का स्थान फलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। इससे अनाजों और दालों के अंतर्गत निवल बोया गया है क्षेत्र में कम बोया जा रहा है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है। भूमि में आवासन मतलब हाउसिंग इत्यादि जैसे गैर कृषि भू उपयोगी कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। इसके कारण बोए गए निवल क्षेत्र में कमी आती जा रही है। भूमि के उत्पादन ने घटती प्रवृत्ति दर्शनानी आरंभ कर दी है। ठीक है, दिखाने आरंभ कर दिया। पीड़कनाशी, कीटकनाशी जिन्होंने कभी नाटकीय परिणाम प्रस्तुत नहीं किए थे, अब मिट्टी के निम्नीकरण का दोषी मान रहा है और जल की कालिक के कारण सिंचित क्षेत्र में कमी आती हुई प्रतीत हो रही है। अक्षम जल प्रबंध से जलाक्रांति, लवण की संख्या बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। दंड आरेख के द्वारा खाद्य पदार्थ की उपलब्धि को दर्शाते हुए 5 वर्षों में इसकी प्रवृत्ति के क्या कारण हैं, आइए देखते हैं। इसका एक मुख्य कारण भूमि निम्नीकरण भी होता है। किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के कारण जल संग्रहण फसल उगाने के लिए कुछ क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई के आधिकारिक भूमिगत जल को पाइपों के द्वारा निकालने का प्रोत्साहन मिल गया है कि वो पाइपों से जल सिंचाई कर सकते हैं, कुओं को ना यूज़ करके। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ठीक है वो सिंचाई कर सकते हैं, जैसे कि
पंजाब में चावल, महाराष्ट्र में गन्ने की खेती इसके उदाहरण हैं। इसके भूमिगत जल मृत एक्वीफर में जल का भंडार कम होता जा रहा है। प्रमाण स्वरूप कई कुएं, नलकूप भी सूखते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसमें सीमांत छोटे किसान कृषि छोड़ने पर मजबूत हो गए हैं कि वो छोटे जो किसान हैं वो कृषि करना ही बंद करते जा रहे हैं। बड़े किसानों ने उनके गहरे नलकूपों से भी अभी तक पानी उपलब्ध कराया है, परंतु बहुत से दूसरे किसानों जल की कमी की समस्या कर रही हैं। अपर्याप्त भंडार सुविधाएं जैसे बाजारों के अभाव में भी किसान ने हतोत्साहित होते इस प्रकार के किसान उत्पादन और बाजार की अनियमितता, ठीक है, बाजार की गिरावट से बहुत भारी नुकसान इनका होता है तथा ये बहुत प्रभावित होते हैं। उनको दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो उन्हें कृषि लागत जैसे उच्च पैदावार वाले बीजों, उर्वरकों इत्यादि के अधिक दाम देने पड़ते हैं। दूसरी ओर खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए संघर्ष भी उनको गवर्नमेंट से करना पड़ता है। किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है, जिसके कारण खरीद मूल्य कम मिलता है, परंतु उन्हें मजबूरी में अपने उत्पाद बेचना पड़ता है। कि जैसे हमने फसल उगाई कोई 10 रुपये की मान लेते हैं और उसको उनको 8 रुपये तक या 7 रुपये तक बेचना पड़ता है, तो इसलिए उनको नुकसान भारी सामना करना पड़ता है। इसलिए छोटे किसानों की सुरक्षा बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है। अब हम पढ़ेंगे वैश्विक का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैश्विक कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेशिक काल में ये भी स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोप ने भारत आए तो उस समय भी भारतीय मामले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते थे। दक्षिण भारत में किसानों को इस फसलों को उगाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था कि आप ये फसलें उगाएं। और आज भी गर्म मसाले निर्यात किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं। मुख्य वस्तुएं भी इसमें शामिल है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारतीय कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में भी इंपोर्ट किया जाता है। मैनचेस्टर, लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता में फली फूली है। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा ही होगा। इसलिए इसके बारे में इस क्षेत्रीय किसान पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोक्ता के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया था। 1919 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों ने कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, जैसे चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसालों मुख्य उत्पादन होने के बावजूद भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने से असमर्थ हो गई थी, कंपटीशन करने से असमर्थ हो गई थी। उन्होंने इन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता प्रदान की। नेक्स्ट स्टेप हमारा कि आज भी कृषि दोहरे पर है, ठीक है। भारतीय कृषि को सक्षम लाभदायक बनाना, जो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वादा तो किया, परंतु आज ये कई वादों से घिरी हुई है। ये आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रासायनिक अधिक प्रयोग, जल भृतों के सूखने, जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि निम्नीकरण हो गई है, जिन्हें हम जीन क्रांति के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जीन क्रांति क्यों हुई थी, तो आप बता सकते हैं। इस शब्द जेनेटिक इंजीनियर सम्मिलित है इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियर बीजों को नई संकरण किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जाने जाते हैं। प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या आप भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त जीन संशोधित बीज का नाम बता सकते हैं? क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? नहीं सुना तो आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। वास्तव में जो कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक कृषि का आज भी अधिक प्रचलित होता है, क्योंकि यह उर्वरक और कीटनाशक जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है। पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटती आकार के जोतों पर अधिक खाद्यान्नों की खेती की होती है। भारतीय किसानों का भविष्य अधिकांशमय है। भारत में लगभग
83.3 करोड़ लोग जो 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर होती हैं। मतलब भारत में लगभग कितने करोड़ लोग हैं जो कि 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ही निर्भर होती हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति ने हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर भी से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को अस्त्रवर्तन करना चाहिए, खदानों के स्थान पर कीमती फसल उगानी चाहिए। इसमें आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में भी कमी आएगी। फलों, औषधि बीजों, बायो बीजों, जट्रोफा, जोजोबा, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल, गन्ने से बहुत कम अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसल उगाया उपयोग किया जाता है। अब हम ये नीचे इसके बारे में पढ़ेंगे कि अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलों को उगाने शस्त्र प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ होगा कि भारत को खाद्य पदार्थ का आयात करना पड़ेगा। 1960 के दशक में आपदा के रूप में देखा गया है, परंतु यह भी कीमती फसलों के उत्पादन, निर्यात करने, खाद्यान्न आयात करना होता है। हम भी चिली, इजराइल और इटली को अर्थव्यवस्थाओं का अनुकरण करेंगे जो विभिन्न कृषि उत्पाद, जल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। क्या हम ये खतरा मोल लेने को तैयार हैं? इस विषय में वाद विवाद कीजिए, मतलब इसके विषय में आपसे चर्चा कीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। ठीक है, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पढ़ने के लिए? तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि इससे रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जा सकती? क्या वो स्थानांतरित कृषि है, रोपण कृषि है, बागवानी कृषि या गृह कृषि? तो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसका आप आंसर देगा यस। इसका सही जवाब है रोपण कृषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी है रबी फसल? क्या वो चावल है, मोटे अनाज है, चना है या कपास? यस, इसका सही आंसर है हमारा चना, ये मोटे अनाज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? क्या वो दाल है, मोटा अनाज है, ज्वार तिल है या तिल है? तो इसका आंसर है दालें, जो एक फलीदार फसल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य या प्रभावी सहायता मूल्य? तो बच्चों, इसका आंसर है मध्यम सहायता मूल्य। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, एक पेय फसल का नाम बताना है जो उसको उगाने के लिए अनुकूल भौतिक परिस्थितियों का वितरण करना पड़ता है। तो इसका आंसर बताती हूँ मैं आपको, डिस्कस करते हैं हम सभी मिलके। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो आप जान ही गए होंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चाय, जिसको आप सभी और हम सभी लोग पीते हैं, चाय एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें ये एक ऐसी पदार्थ की फसल होती है जिसमें चाय का एक पौधा उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी और सुगंध जल निकास वाले ढलवे क्षेत्र पर उगाया जाता है। ठीक है, इसको उगाया जाता है। और चाय की खेती के लिए वर्ष भर कोशन नम्न पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर में समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायता करती है। और चाय भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश, मतलब हमारे भारत में चाय बहुत अधिकतर रूप में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताना है जहाँ पर यह पैदा की जाती है और उनका वितरण भी देना, मतलब एक खाद्य पदार्थ का नाम बताना है और वो कौन से राज्य में उगाई जाती है। तो उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन काली मिट्टी वाला प्रदेश, जहाँ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ भागों में गेहूं राज्य में उगाया जाता है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए किसानों के लिए? मेन क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, जो हमारे किसानों को क्या क्या बेनिफिट मिले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जोतों की चकबंदी, जमींदारों प्रथा की समाप्ति, अधिक उपज देने वाले बीजों द्वारा हरित क्रांति, पशुओं की नस्लों में सुधार कर दुग्ध
उत्पादन में श्वेत क्रांति, बाढ़, चक्रवात आदि बीमारी के फसल बीमा का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर किसानों को कम दर पर ऋण लेने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समिति को बैंक की स्थापना करवाई गई। किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी स्टार्ट करवाई गई और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्य की घोषणा भी की गई। साथ में आकाशवाणी, दूरदर्शन पर विशेष कार्यक्रम अक्रमित प्रसारित किए गए कि कब बारिश होने वाली है, कब नहीं होने वाली, इसके रिगार्डिंग भी बहुत बातें की गई। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? यस, भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि में कमी आ रही है। भूमि के आवासन, ठीक है, उत्पादन, गैर कृषि उपयोग तथा कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन के कारण जो कृषि भूमि में कमी आती जा रही है कि हर एक लोग किसान बनते जा रहे हैं और कृषि करते जा रहे हैं। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन कि हमारे जो खाने पीने का खाद्य उत्पादन होता है वो भी घटता जा रहा है। इसकी भविष्य और खाद्य सुरक्षा पर क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों को मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर अधिक खाद्य की जा रही है क्योंकि भारतीय किसानों का भविष्य अधिकांश में है। भारत में 60 करोड़, कितने करोड़ बच्चों? 60 करोड़ लोग जो है वो उनको 25 हेक्टेयर भूमि पर निर्भर होता है। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि आती है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो हमारा खाद्य संकट बहुत संकट में आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा थर्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, कुछ उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए उपयोग कौन से हैं? तो वो उपयोग है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के 60% से भी अधिक लोग आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ संस्थागत तथा प्रौद्योगिक सुधार किए गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं उसके बारे में। तो बच्चों इसके सुधार है, जमींदार प्रथा का उन्मूलन, किसानों के लिए जमींदारी प्रथा का एक अभिशाप बन गया है, इसलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमिहीन कश्तियों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया है तथा जोतों की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई है। खेतों की चकबंदी, पहले किसानों के पास छोटे छोटे खेत हुआ करते थे जो आर्थिक रूप से गैर लाभकारी होते जा रहे हैं, इसलिए छोटों खेतों की चकबंदी कर दी गई। हरित क्रांति, सरकार के किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध कराएगी, जिससे कृषि विशेषकर गेहूं की कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसे हम हरित क्रांति का नाम दिया है। खेती में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके बल दिया जाता है तथा उत्पादन की वृद्धि को बढ़ावा दिया गया। किसानों के लाभ के लिए भारतीय सरकार ने किसानों क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी योजना स्टार्ट की। प्रमुख सिंचाई परियोजना का निर्माण, किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छोटी छोटी सिंचाई परियोजना ने शुरू की गई। फसल बीमा भी और सूखा, बाढ़ आदि के कारण यह नष्ट होती जा रही है, जिससे किसानों को बहुत हानि पहुंचती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि के वैश्वीकरण के क्या टिप्पणी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ बच्चों सभी टिक कर लीजिए, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इसके सॉल्यूशन पढ़ते हैं। उसका सॉल्यूशन होगा कि जो हमारे भारतीय कृषि में वैश्वीकरण का बहुत प्रभाव पड़ी, तो आप बता सकते हैं किस प्रकार भारतीय दूसरे देशों को अन्य का मतलब जो भोजन है उसका निर्यात करते थे, इसे बहुत ज़रूर आसान खरीदना लगा। ठीक है, विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीज़ों का अधिक उत्पादन होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में टिकने के लिए भारतीय किसानों ने अपने उत्पादन का गुणवत्ता बढ़ाई, उसकी मतलब क्वालिटी को इंक्रीज़ किया। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादन होने वाली चीज़ों को दूसरे देश में बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए। कृषि वैज्ञानिक के सहयोग से बहुत से देशों में नई नई चीज़ों की पैदावार होने लगी जो बहुत संभव नहीं थी। ठीक है, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। तो मैंने जो बताया आपको, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको इसका ध्यान रखें। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में अधिकांश लोगों को खाद्य चावल होता है, मोस्टली लोग चावल खाते हैं। तो आप बताइए आपका खाद्य पदार्थ में क्या चीज़ फेवरेट है?
ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चीन फर्स्ट नंबर पे आता है चावल उगाने में और हमारा देश दूसरे नंबर पर आता है। ये खरीफ फसल होती है जिसे उगाने के लिए मतलब हाई टेम्परेचर मतलब उच्चतम तापमान जो होता है 25 सेल्सियस होता है। कितना सेल्सियस होता है बच्चों? 25 सेल्सियस। 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे। और अधिकतम आर्द्रता 100 सेंटीमीटर होती है। की आवश्यकता होती है? कम वर्षा वाले क्षेत्र में से सिंचाई के लिए उगाया जाता है। और चावल उत्तरी पूर्व मैदानों, तटीय क्षेत्रीय डेल्टाओं प्रदेशों में उगाए जाते हैं। नई घाटी और नई डेल्टा प्रदेश में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा चावल के लिए आदर्श होती है। नहरों के जाल, नलकूपों की संगतता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्र में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। मगर चावल जून जुलाई में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के शुरू होने से पहले उगाए जाते हैं और पतझड़ में ऋतु में से काट दिया जाता है। आई होप कि बच्चों आपको मेरे सॉल्यूशन पसंद आ रहे होंगे। यदि किसी बच्चों को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ में यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और सभी बच्चों की मदद करें ताकि उनको अच्छा सा सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके। और यदि जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके शिक्षा विद आशा में देख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।